आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। तो हमने पिछला क्लास में हिस्ट्री वन लाइनर का जो सीरीज़ है उसको हमने शुरू किया था और हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था प्राचीनतम इतिहास के जो स्रोत एवं साक्ष्य था। स्रोत एवं साक्ष्य, इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस हो सकता था हमने पिछला क्लास में ऐड किया था। तो चलिए आज हम लोग अगला चैप्टर को देखते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पाषाण काल। पाषाण काल से संबंधित जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता था इस चैप्टर में हमने ऐड किया है और इन सब क्वेश्चंस को आपको याद रख लेना है। ये क्लास आपका जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जेएसएससी एसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि झारखंड दरोगा और जेपीएससी प्रीलिम्स दोनों के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेशन। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने थ्योरी क्लास भी पढ़ा रखा है। पूरा का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस जेपीएससी के अनुसार हमने कंप्लीट कर रखा है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। सिंपल सा बोल रहा है कि जो पाषाण काल का जो सभ्यता है उसका खोज करने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट। होगा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार दूंगा। ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। इसको याद रखने का जो ट्रिक था वो था, देखिए पाषाण युगीन है, पाषाण मतलब पत्थर होता है, पत्थर बहुत बड़ा बड़ा होता है। कितना बड़ा, तो 20 फीट का होता है। तो 20 फीट से ब्रूसफुट आप लोग याद रख सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले 1863 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज किया था, जिस कारण से रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही पाषाणकालीन जो सभ्यता है उसकी खोज करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था। तो सभी को पता है पूरा पाषाण काल कहलाता था। एक होता है, देखिए पाषाण काल को 3 खंड में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल है ना। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के औजार और अन्य शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जो औजार सब बनाए जाते थे, हथियार सब, क्योंकि उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो आखेटक जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि शिकार करते थे और उन्हीं से अपना पेट भरा करते थे। तो शिकार करने के लिए जो औजार बनता था, यानी कि जो हथियार अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे वो सभी पत्थर के होते थे। नेक्स्ट है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है। तो ये मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। फिर अब प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। याद रख लेना है मेहरगढ़। स्थायी जीवन यानी कि जो लोग एक जगह बस जाते हैं, यानी कि परमानेंट शिफ्ट हो जाते हैं, वही है स्थायी जीवन व्यतीत करना जो प्रारंभ किए थे मानव, उसका साक्ष्य में कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। तो जम्मू द्वीप का खंड था। जम्मू द्वीप सीधा ही आपको याद रख लेना है। देखिए जम्मू द्वीप जो है ना, जम्मू द्वीप तो भारतीय उपमहाद्वीप का ही वर्णन करने के लिए जम्मू द्वीप का प्रयोग किया जाता था और इसके तहत आपका भारत देश आता था। साथ ही साथ भारत पाकिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, उस टाइम तो सब एक ही हुआ करता था। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब देश आया करता था जम्मू द्वीप के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी कि मानव का जो सबसे पहला साक्ष्य होता है प्राप्त, वो नर्मदा घाटी से होता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। हथनौरा याद रहे तो भी ठीक, नहीं तो कम से कम आप नर्मदा घाटी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष है वो किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वे हुए हैं मेहरगढ़ से। वही मेहरगढ़ जो हमने अभी पढ़ा कि स्थायी जीवन का सबसे पहला प्रमाण हमें देखने को मिलता था मेहरगढ़ से, ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे हमें पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक का जो सांस्कृतिक अवशेष है वो हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है। कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। यहीं से सबसे पहला जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और किस अगर पूछा जाए किस औजार का प्रयोग किया था सबसे पहले, तो कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। और धातु अगर पूछा जाए तो तांबा। दोनों क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे पहला जो पाला जाने वाला पशु था मानव द्वारा वो क्या था? तो वो था कुत्ता, डॉग। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो सबसे पहला साक्ष्य हमें देखने को मिलता है वो कौन सा काल में देखने को मिलता है? तो आंसर है मध्यपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल में तो मानव स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू किया था, स्थायी जीवन, है ना। और इसी के साथ कृषि का प्रारंभ हुआ, खेती करना भी इंसान नवपाषाण काल में ही सीखा था। तो क्या हुआ, जब लोग एक साथ मतलब एक जगह परमानेंट शिफ्ट हो गए तो इसी के साथ पशुपालन का प्रथा शुरू हुआ था। और पशुपालन शुरू हुआ और सबसे पहला पशु जो पाला गया था वो कुत्ता था। ये तो नवपाषाण काल का कहानी है। लेकिन अगर जो खुदाई हुआ था यानी कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार अगर हम लोग देखें तो पशुपालन का साक्ष्य हमें मध्यपाषाण काल में ही देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधे पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार अगर पशुपालन का बात करें तो कब हमें देखने को मिलता है। तो इसको आपको एटलीस्ट इतना सीधा सीधे याद रख लेना है कि उत्खनित प्रमाणों के आधार पर अगर पूछा जाए तो मध्यपाषाण काल में हमें पशुपालन का प्रारंभ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है? तो ये है आपका आदमगढ़ से देखने को मिलता है। आदमगढ़ भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मध्यकाल में कहाँ पे देखने को मिलता है? यह जगह भी पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी नवपाषाण काल में, यानी कि खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। और जो सबसे पहला अनाज उगाया गया था उसका नाम क्या था? तो नीचे मैंने ऐड किया है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो ये था जौ। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार दूंगा, जौ। नेक्स्ट है, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ताम्रपाषाणिक युग। देखिए, इंसान धीरे धीरे सभ्य हो रहा था और अपनी जो हथियार है, सबसे पहले तो पत्थर के हुआ करता था हथियार, फिर धीरे धीरे पत्थर का साइज छोटा होता चला गया और पत्थर के साथ साथ जब धातु का प्रयोग किया जाने लगा इंसानों के द्वारा तो सबसे पहला धातु कौन सा था? तांबा था, यानी तांबा के साथ पत्थर का प्रयोग करता था। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल, यानी कि ताम्रपाषाण युग। इसमें कॉपर का भी प्रयोग इंसानों के द्वारा किया गया था। यही युग है चालकोलिथिक युग। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये किस मंत्रालय के संलग्न कार्यालय है? तो ये है हमारे संस्कृति मंत्रालय के अधीन। फिर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे?
तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो प्रथम महानिदेशक थे वो थे जॉन मार्शल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर, यानी कि देख रेख करने वाला, दिशा निर्देश देने वाले, ये थे जॉन मार्शल। और इन्हीं के दिशा निर्देश में ही खुदाई प्रारंभ किया गया था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो दो शहर हम लोग सिंधु सभ्यता में पढ़ते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसका पता चला था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व का जनक। तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि पुरातत्व का जो जनक है, भारतीय पुरातत्व का जनक वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है, हड्डी निर्मित उपकरण, हड्डियों से निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं सरायनहार से, सरायनहार, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सरायनहार राय होगा, सरायनहार राय से यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपका ये आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से हड्डियों से निर्मित उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था हस्तिनापुर से। देखिए, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ उपकरण, तो बस यही है। गौरिक मृदभांड भी वही है ना। गौरिक मृदभांड मतलब ही होता है, गौरिक मृदभांड मतलब ही होता है कि कुछ विशेष प्रकार का बर्तन जो कि मिट्टियों से बनाया जाता था। तो इसका जो नामकरण हुआ था, तो ये शुरू हुआ था हस्तिनापुर से, तो इसको याद रख लेना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? यानी कि हमें चित्र के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है भीमबेटका की गुफाओं से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, कुंभकारी, कुंभकारी जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, यानी कि जो कुम्हार सब होता है ना, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो वही का मतलब वही बात कर रहा है यहाँ पे। तो कुंभकारी का जो कार्य है उसका हमें प्रमाण, सर्वप्रथम प्रमाण किस युग में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है हमें नवपाषाण युग में, यानी कि नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, माइक्रोलिथ औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथ, देखिए माइक्रो और लिथ, लिथ मतलब वही पत्थर चट्टान, और माइक्रो मतलब होता है साइज में छोटा। तो सबसे पहले था पाषाण काल में पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो हथियार सब था इंसानों का काफ़ी बड़ा बड़ा हुआ करता था। फिर माइक्रोलिथ में क्या होने लगा, यही हथियार का जो साइज था वो धीरे धीरे छोटा होने लगा, है ना। यानी कि हथियार का जो निर्माण था, जो कि पत्थरों से किया जाता था, इंसान धीरे धीरे उसमें, यानी कि हथियारों को बनाने में और एक्सपीरियंस होते चले गए और उनका साइज भी छोटा होता चला गया, और धीरे धीरे धातुओं का प्रयोग आने वाले टाइम पे होने लगा, जो कि मैंने आपको बताया। तो माइक्रोलिथ औजार किस काल से संबंधित थे? मध्यपाषाण काल से। नेक्स्ट है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो ये है आपका निम्न पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई थी? तो पुरापाषाण काल से। इसका मतलब यही है, आखेटक यानी कि शिकार करो, और खाद्य संग्रह यानी कि सिर्फ अपना पेट भरना है, शिकार करना है, खाना है, बस यही उस टाइम का इंसान हुआ करता था। यानी कि सभ्यता नहीं था, है ना। जिस तरीके से अभी हम लोग सभ्य है ना, उस टाइम ये चीज़ नहीं था। पुरापाषाण काल में इंसान पूरी तरीके से एक जानवर जैसा बिहेव करता था, यानी कि कम्प्लीटली एनिमल ही था। नेक्स्ट है, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो ये याद रख लीजिएगा, एक है महदहा और यहाँ भी सरायनहार होगा, सरायनहार राय। ये 2 सर्वाधिक प्राचीनतम जो स्थल है, इसको याद रख लेना है, यही है महदहा और सरायनहार राय। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव जिसका नाम होमो सपियंस है, यानी कि साइंटिफिक नाम हम मानवों का,
तो इसका प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो ये हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। प्रादुर्भाव यानी कि उत्पत्ति समझ सकते हैं, यानी कि होमो सेपियंस जिस प्रकार से अभी हम लोग हैं सभ्य जीवन जीते हैं, तो ये आपका शुरू हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में, यानी कि नवपाषाण काल हम लोग बोल सकते हैं। नहीं सॉरी, नवपाषाण काल नहीं बोल सकते हैं। देखिए पाषाण काल को थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। पाषाण काल 3 टाइप का था। एक था पुरापाषाण काल, एक था मध्यपाषाण काल, फिर था नवपाषाण काल। लेकिन पुरापाषाण काल को भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और पुरापाषाण में एक है एकदम निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, है ना। ये तो होमो सेपियंस का जो उत्पत्ति है वो आपका उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है अग्नि का जो उपयोग है उसको करना, यानी कि अग्नि का उपयोग करना मानव ने सबसे पहले कब सीखा था? तो ये सीखा था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो आग का किस प्रकार से यूज़ करना है इंसानों ने सीख लिया था। लेकिन आग का जो खोज हुआ था ना वो पुरापाषाण काल में ही हो चुका था, है ना। पुरापाषाण काल में इंसानों ने आग नाम से यानी कि अग्नि से परिचित हो चुका था कि आग करके कुछ होता है, लेकिन उसका यूज़ नहीं पता था। यूज़ पता चला नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये है शिवालिक पहाड़ी से। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य वो भी कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। तो इतना सारा क्वेश्चंस पाषाण काल से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने सारे क्वेश्चंस हमने ऐड किया है ये सारा का सारा क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, सीधा सीधे याद रख लेना है। इसके अलावा जो थ्योरी क्लास में हमने काफ़ी टेबल बना करके चीज़ों को याद करवाया था, उस वीडियो को भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप लोग जो ग्रुप में PDF दिया गया है उसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे वल्नर फॉर्मेट में।